गुड आफ्टरनून। आज हम मेडिकल सर्जिकल के दूसरे टॉपिक के बारे में बात करने जा रहे हैं जिसका नाम है नेफ्राइटिस। नेफ्राइटिस सबसे पहले हमें पता होना चाहिए नेफ्राइटिस हमारे कौन से ऑर्गन से जुड़ा हुआ है और हमारे कौन से पार्ट से हमारा ये रिलेट करता है। तो नेफ्राइटिस जैसा कि आपको पता चल रहा होगा, नेफ्राइटिस किसके नाम से जुड़ा हुआ लग रहा है? नेफ्रॉन। और नेफ्रॉन हमारे कहाँ पे होते हैं? किडनी में। तो ये हमारा प्रॉब्लम, ये हमारा डिसऑर्डर जुड़ा हुआ है किडनी से। ये हमारी किडनी की प्रॉब्लम है जिसको हम रीनल भी कहते हैं और किडनी भी कहते हैं। तो हमारा नेफ्राइटिस नेफ मतलब नेफ्रॉन, और जहाँ पे भी ITIES आ जाए इसका मतलब होता है इन्फ्लामेशन। तो हमारा नेफ्रॉन क्या होता है? नेफ्रॉन हमारा होता है फंक्शनल यूनिट ऑफ द किडनी। किडनी में बहुत सारे लाखों की संख्या में नेफ्रॉन्स पाए जाते हैं जो कि हमारा किडनी को फंक्शनिंग करने में, फिल्ट्रेशन करने में, उसी में हमारे ग्लोमुलार्स होते हैं, उसी में हमारे ट्यूबल्स होते हैं। किडनी के पार्ट्स में ये सब आता है। तो उसमें से सबसे ज़्यादा हमारा इम्पोर्टेंट और मेन फंक्शन जो प्ले करता है वो है हमारा नेफ्रॉन। लेकिन किसी कारण से, किसी भी वजह से जब इसमें कोई भी इन्फेक्शन हो जाए या कोई भी अदर रीज़न, जब उसमें इन्फ्लामेशन हो जाए या इन्फ्लामेशन हो जाने की वजह से जब हमारी किडनी पे असर पड़ता है, दैट इज़ कॉल्ड नेफ्राइटिस। सीधे से शब्दों में अगर मैं कहूँ तो इन्फ्लामेशन ऑफ द नेफ्रॉन्स। तो ये हमारी फंक्शनल यूनिट है, नेफ्रॉन किडनी की हमारी फंक्शनल यूनिट है। और ये जब इन्फ्लेम्ड हो जाते हैं, मतलब इन्फ्लामेशन स्टार्ट हो जाती है, जिसमें कि हमारा शामिल होता है ग्लोमुलार, ट्यूबल्स और इंटरस्टिशियल पार्ट हम किसको कहते हैं? जो किडनी के बीच में और ग्लोमुलार के बीच में जो स्पेस होता है उसको हम कहते हैं। तो ये मेनली ज़्यादातर पाया जाता है टिश्यू की इन्फेक्शन की वजह से हो जाता है। ये हमारा टॉक्सिन्स मीन्स किसी मेडिकेशन का रिएक्शन, टॉक्सिन्स मतलब, और ये हमारा हो सकता है इम्यून डिसऑर्डर, ऑटो इम्यून डिसऑर्डर। तो ठीक है, ये हमने अभी डेफिनेशन पढ़ लिया है कि नेफ्राइटिस क्या होता है। नेफ्राइटिस होता है इन्फ्लामेशन ऑफ द नेफ्रॉन्स। नेफ्रॉन्स क्या होता है? हमारी फंक्शनल यूनिट ऑफ द किडनी। तो अब आ जाते हैं हम उसके कॉजेज़ पे। कॉजेज़ क्या है हमारे नेफ्राइटिस के? क्या क्या कारण हो सकते हैं? तो फर्स्ट हम सबसे पहले लेके चल रहे हैं हम सबसे पहले लेके चल रहे हैं एक्यूट ग्लोमुलर नेफ्राइटिस। एक्यूट ग्लोमुलर नेफ्राइटिस में क्या होता है? ये धीरे धीरे डेवलप्ड होती है। ये डिजीज़ एक क्रोनिक होती है, एक एक्यूट होती है। क्रोनिक होती है जो हमारी स्लोली जनरेट होती है, और एक्यूट जो होती है हमारी सडनली डेवलप्ड हो जाती है इन्फ्लामेशन, जिसका कारण होता है हमारा सीवियर इन्फेक्शन, स्ट्रेप थ्रोट, हमारे गले में जो इन्फेक्शन होता है जिसको हम सोर थ्रोट भी बोलते हैं। और हमारा हेपेटाइटिस हो जाए। हेपेटाइटिस आप लोगों को पता ही है। हेपेटाइटिस क्या होता है? हेपेटाइटिस इन्फेक्शन, HIV एंड हमारा है सोर थ्रोट। तो हेपेटाइटिस क्या है? हेपेटाइटिस है हमारा इन्फ्लामेशन ऑफ द लीवर। ठीक है, हेपेटाइटिस हमारे इन्फ्लामेशन ऑफ द लीवर है। उसकी वजह से जब इन्फेक्शन फैल जाता है और उसकी वजह जिसका असर हमारे नेफ्रॉन्स पे पड़ जाता है, तो उसकी वजह से हमें हमारा एक्यूट नेफ्राइटिस हो जाता है। फिर इन्फेक्शन हमारा कोई भी हो सकता है, बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो सकता है, या हमें UTI है जिसके जो हमें नीचे रिप्रोडक्टिव ऑर्गन से हमारा किडनी तक इन्फेक्शन पहुँच गया, जिसकी वजह से नेफ्रॉन अफेक्टेड हो रहे हैं। फिर हमारा HIV, एड्स, और नेक्स्ट है सोर थ्रोट, हमारा इन्फेक्शन। फिर ये था हमारा एक्यूट ग्लोमुलर नेफ्राइटिस। फिर सेकंड है हमारा ल्यूपस नेफ्राइटिस। ल्यूपस नेफ्राइटिस में क्या है? ल्यूपस नेफ्राइटिस मैं आपको बता दूं, ये एक ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है। ऑटो इम्यून डिसऑर्डर आप बहुत सारे डिजीज़ कंडीशन में पढ़ते होंगे, उनकी डेफिनेशंस में भी काफ़ी सारा हमें पढ़ने को मिलता है कि दैट इज़ ऑटो इम्यून डिसऑर्डर लाइक पार्किंसन डिजीज़, या बहुत सारी ऐसी डिजीज़ है जिसमें हमारी फर्स्ट लाइन होती है ऑटो इम्यून डिसऑर्डर। ऑटो इम्यून डिसऑर्डर क्या होता है? ऑटो इम्यून डिसऑर्डर होता है जब हमारा इम्यून सिस्टम, हमारा ही, आप सबको पता है कि हमारे अंदर डिफरेंट एवरी पर्सन इज़ हैविंग ईच सेल्फ आवर इम्यून सिस्टम। तो जब हमारा इम्यून सिस्टम हमारे ही टिश्यू पे,
हमारे हेल्दी टिश्यू पे हमारे सेल पे अटैक करना शुरू कर दे, उनको डिस्ट्रॉय करना शुरू कर दे, दैट इज़ कॉल्ड ऑटो इम्यून डिसऑर्डर। अब वो किसी भी चीज़ से रिलेटेड हो सकता है। तो हमारा केस में ल्यूपस ग्लोमेरुलर नेफ्राइटिस में यही चीज़ है, व्हेन आवर इम्यून सिस्टम destroy our cell and tissue, means healthy tissue को डिस्ट्रॉय करना शुरू कर दे, उनको डैमेज करना शुरू कर दे, ठीक है। तो इसकी वजह से ये हमारा होता है ल्यूपस नेफ्राइटिस। फिर हमारा थर्ड आ जाता है हेरेडिटी नेफ्राइटिस। हेरेडिटी आप सबको पता ही होगा, हेरेडिटी डिजीज़ कौन सी होती है? हेरेडिटी डिजीज़ हमारी होती है जो हमारे जीन्स में, हमारी पीढ़ी दर पीढ़ी जो बीमारी हमारे अंदर चलती आ रही हो, नाम से ही हमें क्लियर हो जा रही है डिजीज़ कि जो हमारे जीन्स में ऑलरेडी प्रेजेंट है, वो हमें कहीं से इन्फेक्शन नहीं मिला है, ना ही हमें किसी मेडिकेशन का रिएक्शन हुआ है, लेकिन ये हमें जीन्स में ऑलरेडी हमारे अंदर वो प्रेजेंट है। इट गेट्स फ्रॉम और passes from genes, clear? Then next is our chronic glomerular nephritis। सबसे पहले मैं आपको एक चीज़ बताना चाहती हूँ, हमारी दो फॉर्म में डिजीज़ होती है, अक्यूट एंड क्रोनिक। अक्यूट जैसे आपने बोला अक्यूट रीनल फेलियर, अक्यूट नेफ्राइटिस, क्रोनिक नेफ्राइटिस। तो हमारा अक्यूट एंड क्रोनिक में सबसे पहले आपको डिफरेंस समझना ज़रूरी है कि अक्यूट क्या होता है और क्रोनिक मतलब क्या होता है। हम अभी यहाँ पे सिर्फ अक्यूट देख रहे हैं, डिजीज कंडीशन डजेंट मैटर। अक्यूट मतलब होता है जो सडनली डेवलप्ड हो, कोई भी डिजीज़ या कोई भी कंडीशन सडनली डेवलप्ड हो जाए किसी भी पर्सन के अंदर, मीन्स सडनली डेवलप्ड। और क्रोनिक मतलब क्या होता है? इट स्लोली प्रोग्रेसिव, ये किसी बीमारी की वजह से, जैसे किसी को डायबिटिक हो गया, ठीक है, कोई डायबिटिक है, उसका धीरे धीरे असर स्लोली असर बढ़ता जा रहा है क्रोनिक डिजीज़ पे, लाइक उसका इफेक्ट हमारे किडनी पे पड़ता जा रहा है। क्यों? क्योंकि डायबिटिक है, तो उसको हम क्या कहेंगे, स्लोली प्रोग्रेसिव डिजीज़ हमारी आ जाती है किडनी में, और हमारी सडन डेवलप्ड कोई भी अचानकली कोई भी चीज़ काम करना बंद कर दे, कुछ भी किसी का भी इफेक्ट उस पर पड़ जाए, दैट इज़ इंक्लूडिंग इन अक्यूट। तो ये हमारा डिफरेंस है, अक्यूट सडनली होती है, क्रोनिक जो स्लोली प्रोग्रेसिव होती है। ओके, तो हम नेक्स्ट चल रहे थे क्रोनिक नेफ्राइटिस पे। क्रोनिक नेफ्राइटिस हमारा क्या है, जैसे कि मैं आपको पहले बता चुकी, इट डेवलप्ड स्लोली, फाइन। देन इट कॉजेज बाय, इसका रिजल्ट क्या होता है कि सीवियरली जो हमारी किडनी होती है वो डैमेज्ड हो जाती है। इसका कारण मैं ऑलरेडी आपको बता चुकी हूँ, डायबिटीज़ इसका एक मेन कारण है, या लंबे समय से हम कोई मेडिकेशंस लेते जा रहे हैं, जैसे कि पेन रिलीवर ही ले लीजिए, कोई ऐसा होता है कि स्टीरॉइड ज़्यादा खा रहा है, पेन रिलीविंग की मेडिकेशन डेली आप खाते जा रहे हैं, जिसका असर हमारी किडनी पे पड़ता है। हम सबको पता है कि डेली मेडिकेशन खाना या लॉन्ग टर्म के लिए एंटीबायोटिक चलाना, स्टेरॉइड चलाना, उसका इफेक्ट हमारे सीधे ऑर्गन पे जाता है। तो उसमें से एक ऑर्गन हमारा किडनी भी है, जिसकी वजह से हमारी किडनी डैमेज हो जाती है, और वो हमारा स्लोली, ऐसा नहीं कि आज ही हमने खाई और कल ही उसका असर पड़ जाएगा, नहीं, वो स्लोली उसका इफेक्ट हमारा किडनी पे जाता है, और जिसकी वजह से हमें हो जाता है क्रोनिक नेफ्राइटिस। फिर हमारा नेक्स्ट मैंने यहाँ पे लिखा है IgA न्यूरोपैथी। IgA न्यूरोपैथी में क्या होता है? IgA न्यूरोपैथी भी एक नेफ्राइटिस है, ये भी इन्फेक्शन है। इसमें क्या होता है, सबसे मोस्ट कॉमन एक तो टाइप है ये हमारा किडनी, ये इसका नेफ्राइटिस का मतलब किडनी पे इफेक्ट होने का, IgA न्यूरोपैथी। इसमें हमारा क्या होता है कि जो हमारे IgA, आपको पता ही होगा हमारी 5 फॉर्म होती हैं, IgA, IgG, IgM, ओके। तो उसमें से एक हमारा है IgA, सेकंड मोस्ट कॉमन फॉर्म,
ऑफ एंटीबॉडीज़। तो इसमें क्या होता है कि हमारा जो IgA है, IgA एंटीबॉडीज़ है, वो डिपॉजिट होने शुरू हो जाता है किडनी में। ये कलेक्शन फॉर्म आ जाती है किसकी? IgA की। IgA हमारा डिपॉजिट होना शुरू हो जाता है किडनी में, जिसकी वजह से किडनी में इन्फ्लामेशन स्टार्ट हो जाती है। मैं फिर से आपको बता दूं, IgA हमारे एंटीबॉडीज़ होती हैं। हमारे शरीर में 5 तरीके के एंटीबॉडीज़ पाए जाते हैं, IgA, IgG, IgM, IgE। ठीक है, उसमें से हमने एक उठाई है IgA में कॉम्प्लिकेशंस ये आ जाती है कि वो डिपॉजिट मतलब कलेक्शन या इकट्ठा होना शुरू हो जाती है हमारी किडनी के अंदर डिपॉजिट फॉर्म में, जिसकी वजह से हमारी किडनी में इन्फ्लामेशन शुरू हो जाती है। किडनी में इन्फ्लामेशन हो जाती है तो वो नेफ्राइटिस को क्रिएट करता है। नेफ्राइटिस हमारा नेफ्रॉन्स, इन्फ्लामेशन ऑफ द नेफ्रॉन्स। तो ये हमारे 5 तरीके की 5 तरीके टाइप्स ऑफ नेफ्राइटिस आप समझ सकते हैं। इसको कॉजेज़ भी आप ले सकते हैं। ठीक है, कुछ अदर कॉज हैं जो कि हमारे नेफ्रॉन्स में इन्फ्लामेशन का कारण बनते हैं। कुछ अनदर डिफरेंट कॉजेज़ हैं, जिसमें कि एक हमारा HIV, एड्स, हेपेटाइटिस, अनदर इज इन्फेक्शन मैंने बता दिया, वो कोई भी इन्फेक्शन हो सकता है, और ड्रग मतलब कोई भी लॉन्ग टर्म यूज़ ऑफ पेन रिलीवर, कोई भी एंटीबायोटिक्स जिसका हम लंबे समय से यूज़ करते आ रहे हैं। फिर हमारा आ जाता है इसमें रिस्क फैक्टर। हम नेक्स्ट लेके चलते हैं रिस्क फैक्टर। ये तो था हमारा कि डेफिनेशन हमने पढ़ ली, कॉजेज़ हमने इसमें पढ़ लिए हैं, हमने और क्या क्या कारण हो सकते हैं। फिर इसके बाद हमारा आता है रिस्क फैक्टर। रिस्क फैक्टर मतलब क्या होता है? रिस्क फैक्टर मतलब होता है कि उन लोगों में ये बीमारी होने के चांसेस ज़्यादा है जो कि इन्वॉल्व हैं रिस्क फैक्टर के अंदर, जिनको पहले से ही ये चीज़ें ऑलरेडी इंक्लूड हैं, तो उनको नेफ्राइटिस होने के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। तो रिस्क फैक्टर में हमारा क्या है? सबसे पहले फैमिली हिस्ट्री। फैमिली हिस्ट्री में क्या कि आपकी फैमिली में किसी को भी पहले से ये प्रॉब्लम ऑलरेडी है, तो वो हमें ऑटोमेटिकली हमारे जीन्स के थ्रू हमें मिल गई है, तो ये हमारी फैमिली हिस्ट्री होती है। सेकंड हमारा आ गया हाइपरटेंशन। पेशेंट को शिकायत है बीपी की, उसका बीपी पहले से ही हाई रहता है। फिर हमारा आ जाता है ओबेसिटी। ओबेसिटी मतलब मोटापा। फिर कोई हार्ट डिजीज़ हो, हार्ट से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम हो, या फिर हमारी एज अबाउ 80, हार्ट डिजीज़ एंड एज अबाउ 60 मतलब ओल्ड एज में। ठीक है, ये ओल्ड एज में ज़्यादा इफ़ेक्ट करता है। इंसान मोटा हो, इंसान को हेपेटाइटिस हो, या उसके फैमिली हिस्ट्री हो, हाइपरटेंशन हो, या कोई भी उसको हार्ट डिजीज़ ऑलरेडी प्रेजेंट हो, तो ये हमारे रिस्क फैक्टर में ये लोग आते हैं जिनको ये इनमें से कोई भी एक प्रॉब्लम, 2 प्रॉब्लम नहीं, सारी ही प्रॉब्लम उसको हो। ओके, द नेक्स्ट इज सिम्टम। मैंने आपको लास्ट क्लास में भी बताया था कि हम कैसे सिस्टमेटिक तरीके से कैसे डिजीज़ कंडीशन को रीड करते हैं। सबसे पहले हम उसके डेफिनेशंस लेते हैं, फिर हम उसके कॉजेज़ या जिसको हम ईटियोलॉजी भी कह सकते हैं। फिर हमारा आ जाता है उसके अंदर साइन एंड सिम्टम। साइन एंड सिम्टम का हमारा दूसरा नाम है क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन, दैट इज क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन। तो हमारा क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन में हमारा क्या आता है? हमारा क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन, या हम जिसको क्या कह सकते हैं, साइन एंड सिम्टम। साइन एंड सिम्टम मतलब लक्षण व चिन्ह। उस बीमारी के क्या लक्षण है और क्या चिन्ह है। हमारा सबसे पहले आ जाता है फ्रीक्वेंट नीड ऑफ यूरिनेट। हमें बहुत ही अर्जेंसी लगेगी बार बार बाथरूम जाने की, कि हमने अभी वॉशरूम गए हैं, उसके बाद थोड़ी देर बाद हमें फील होगा कि हमें फिर से वॉशरूम जाना है। दूसरा हमारा आ जाता है क्लाउडी यूरिन, मतलब क्लियर ना आके थोड़ा फोमिंग जेल में, क्लाउडी यूरिन। फोम में हमारा यूरिन आएगा। फिर हमारा आ जाता है पेन इन पेल्विस। पेल्विस कैविटी आप सबको पता ही है, एब्डोमिनल कैविटी होती है। एब्डोमिनल कैविटी के बाद हमारी कौन से स्टार्ट हो जाती है? पेल्विस कैविटी।
पेल्विस कैविटी में पेन होगा, होगा हमारा बर्निंग सेंसेशन हमें होगी व्हेन वी डूइंग यूरिनेट, जब हम यूरिन पास कर रहे होंगे तो हमें बर्निंग सेंसेशन होगी, वोमिटिंग, फीवर, दैट इज़ द मेन सिम्टम्स ऑफ इन्फेक्शन। फिर हमारा ब्लड और पस भी हमारी आ सकती है यूरिन में, अडीमा रहेगा, स्वेलिंग रहेगी बॉडी के अंदर, पेन इन एब्डोमेन एंड किडनी एरिया जब हम यूरिन पास करेंगे, या जर्नली भी हमारे पेट में और किडनी का पेन हमारा होता है बैक साइड एब्डोमिनल कैविटी में भी पेन रहेगा, और में भी हो सकता है कि बैक साइड में भी हमें पेन हो जहाँ पे हमारी किडनी होती है। तो हमने यूरिन के लिए पेन इन पेल्विस और एब्डोमेन, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, वोमिटिंग, फीवर, ये आप सबको पता है ये मेन सिम्टम है हमारे इन्फेक्शन के, और ब्लड एंड पस इन यूरिन, और सबसे एक मेन जो है हमें फ्रीक्वेंटली नीड होगी, फ्रीक्वेंटली नीड ऑफ यूरिनेशन, बहुत ही अर्जेंसी हमें फील होगी कि हमें बाथरूम जाना है। तो दैट इज़ द सिम्टम्स ऑफ नेफ्राइटिस, जो कि सारे के सारे जुड़े हुए हैं हमारे किडनी से, और हमारी सारी प्रॉब्लम किस में आएगी, यूरिन में। और हमें क्यों, क्योंकि किडनी ही हमारा फिल्टर करती है यूरिन, तो हमारी ऑलमोस्ट प्रॉब्लम्स जो जुड़ जाएंगी वो यूरिन से जुड़ जाएंगे। और एक अनदर जो स्पेशल है वो है अडीमा। अडीमा आपको पता ही होगा, स्वेलिंग ऑफ द फीट, आर्म और बॉडी। ओके, द नेक्स्ट इज हमारा आ जाता है ट्रीटमेंट, या जिसको हम कह सकते हैं मैनेजमेंट। डेफिनेशन, कॉजेज इज डन, देन इज साइन एंड सिम्टम्स इज ऑलरेडी डन, फाइनल इज द मैनेजमेंट। मैनेजमेंट में हम क्या करेंगे, सबसे पहले कि उसको ट्रीट कैसे करेंगे। ओके, सॉरी, वी जस्ट फॉरगेट द डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन। उसके बाद हम पढ़ने जा रहे हैं डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन। डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन की हमें अब बीमारी का पता कैसे लगाना है, कि हमें कंफर्म कैसे करना है कि हुआ क्या है। द फर्स्ट इज हिस्ट्री कलेक्शन एंड फिजिकल एग्जामिनेशन। नेक्स्ट इज KFT। KFT मतलब हो गया हमारा किडनी फंक्शन टेस्ट। ब्लड टेस्ट, ब्लड टेस्ट में हम अपना सीरम क्रिएटिनिन का लेवल चेक कराएंगे, अनदर इन्फेक्शन टेस्ट करेंगे। TLC तो कहीं बढ़े हुए नहीं है, बॉडी में कोई इन्फेक्शन कहीं और तो नहीं है। द नेक्स्ट इज नीडल बायोप्सी। द नेक्स्ट इज द नीडल बायोप्सी। हमारा ब्लड टेस्ट हो गया, नीडल बायोप्सी होगी, KFT मतलब किडनी फंक्शन टेस्ट, एंड द फर्स्ट इज हिस्ट्री कलेक्शन एंड फिजिकल एग्जामिनेशन। तो ये थे हमारा डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन की हमने डायग्नोज कैसे करना है। फिर है हमारा मैनेजमेंट। मैनेजमेंट हमारा लास्ट स्टेप होता है किसी भी डिजीज़ को ट्रीट करने के लिए, उस चीज़ को डिफाइन करने के लिए। जब हम किसी चीज़ को पढ़ते हैं या किसी डिजीज़ कंडीशन को रीड करते हैं तो हमारा लास्ट स्टेप आ जाता है प्रिवेंशन। हमने डिजीज़ के बारे में पता कर लिया, हमने उसके कॉजेज़ भी देख लिए, हमने उसके सिम्टम्स भी देख लिए, और फिर हमारा लास्ट मैनेजमेंट आता है मैनेजमेंट। मैनेजमेंट में हम सबसे पहले क्या करेंगे, इसको नेफ्राइटिस में मॉनिटर या मेंटेन इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस। इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस हमारा हो जाता है कि डायरिया, जो डिहाइड्रेशन या एक्सेसिव रिटेंशन ऑफ फ्लूइड को हम मेंटेन करेंगे, वो ज़्यादा या कम नहीं होना चाहिए। मॉनिटर वाइटल साइंस, वाइटल साइंस में हमारे इंक्लूड हो जाते हैं टेम्परेचर, पल्स, रेस्पिरेशन एंड हमारा BP। फिर हमारा आ जाता है मॉनिटर इनटेक आउटपुट, हमें कितना उसने इनटेक किया और कितना उसने आउटपुट दिया है, ये हमें सब उसको मॉनिटर करना है, मीन्स ऑब्जर्व करना है, नोट करना है। इसमें हमारा इंक्लूड हो जाता है यूरिन, कितना उसने पास किया है, जिसके थ्रू हम जिसके साथ साथ हम आउट करते हैं, अपना आउटपुट हम चेक करते हैं, यूरिन के थ्रू हम चेक कर सकते हैं, स्टूल के थ्रू हम चेक कर सकते हैं, या हमारा कोई वूंड है जिसके थ्रू से हमारा फ्लूइड सीक्रिएट हो रहा है, उसको भी हम नोट कर सकते हैं। उसके बाद हमारा आ जाता है डेली वेट। हमें पेशेंट का डेली वेट चेक करना है, हमें उसकी, अगर पेशेंट स्मोकिंग करता है, पेशेंट अगर स्मोकिंग करता है तो हमें उसकी स्मोकिंग को छुड़वाना है। अगर पेशेंट अल्कोहलिक है तो हमें अल्कोहल भी उसका छुड़ाना है। हमें पेशेंट को
अवेयर करना है अबाउट डेली एक्सरसाइज। हमें पेशेंट को बोलना है कि आप डेली एक्सरसाइज करें। क्यों? अगर पेशेंट मोटा है तो उसकी फिजिकल फिटनेस के लिए डेली एक्सरसाइज बहुत ही ज़रूरी है। हमें उसको डाइट में रिकमेंडेड करना है कि आप लो सॉल्ट और लो प्रोटीन डाइट लें। दैट इज़ बिकॉज हाई प्रोटीन और हाई सॉल्ट उसकी किडनी के लिए बहुत ही नुकसानदायक है, क्योंकि उसको ऑलरेडी हाइपरटेंशन है। सॉल्ट तो हम वैसे ही नहीं देंगे क्योंकि उसको ऑलरेडी हाइपरटेंशन, और प्रोटीन डाइट भी हम उसको नहीं देंगे। फिर हमारा आ जाता है, अगर ये हम उसको अवेयर करेंगे अबाउट डेली एक्टिविटी, ये हमारा डेली रूटीन में हमारा आ जाता है। लेकिन उसके बाद अगर किडनी फिर भी मैनेज, एंटीबायोटिक हम दे देंगे उसको इन्फेक्शन को ट्रीट करने के लिए, लेकिन अगर किडनी फिर भी काम नहीं कर रही है, उसका फंक्शन फिर भी ठीक नहीं हो रहा है, तो हम पेशेंट को डायलिसिस पे डाल देंगे। अगर उसके बाद भी हमारी किडनी पूरे तरीके से डैमेज हो चुकी है या काम करना बंद कर चुकी है, तो हमारे पास सर्जरी का एक ऑप्शन रहता है जिसमें हम करते हैं किडनी ट्रांसप्लांट। हम किडनी को ट्रांसप्लांट कर देंगे विद द हेल्प ऑफ सर्जरी। तो ये था हमारा पूरा टॉपिक अबाउट नेफ्राइटिस। हमने नेफ्राइटिस के बारे में पढ़ लिया। नेफ्राइटिस हमारा इन्फ्लामेशन ऑफ द नेफ्रॉन। नेफ्रॉन इज द फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी। उसके बाद हमने कुछ टाइप्स पढ़े थे एंड जिसको हम कॉजेस भी बोल सकते हैं नेफ्राइटिस के। फर्स्ट था हमारा ल्यूपस, क्रोनिक नेफ्राइटिस। क्रोनिक नेफ्राइटिस हमारा अचानक से होने वाला इन्फेक्शन, जिसका कारण होता है इन्फेक्शन, कोई हो गया, कोई सोर थ्रोट हो गया या हेपेटाइटिस हो गया। फिर हमारा आ जाता है ल्यूपस। ल्यूपस में हमारा क्या होता है, इसमें ऑटो इम्यून डिसऑर्डर आता है। ऑटो इम्यून डिसऑर्डर में क्या होता है, जो हमारे इम्यून सिस्टम है हमारे ही हेल्दी सेल को, टिश्यू को डैमेज करना है, उनको नुकसान पहुंचाना शुरू कर देता है, जिसका असर हमारी किडनी पे पड़ता है। फिर हमारा हेरिडिटी आ जाता है। हेरिडिटी में है कि जीन्स पासेस थ्रू आवर पेरेंट्स से हमें जो डिजीज़ मिलती है, दैट इज़ द इनहेरिडिटी नेफ्राइटिस। फिर हमारा आ जाता है ग्लोमेरुलर नेफ्राइटिस। ग्लोमेरुलर नेफ्राइटिस होता है स्लोली प्रोग्रेसिव, जिसकी वजह से किडनी पूरे तरीके से डैमेज भी हो सकते हैं। इसका मेन कारण है हमारा कोई मेडिकेशन, जो लंबे समय से कोई हम मेडिकेशन खा रहे हो, लाइक पेन रिलीवर और स्टेरॉइड टाइप्स। फिर है हमारा आईजीए नेफ्रोपैथी। आईजीए नेफ्रोपैथी में क्या है कि हमारे 5 एंटीबॉडीज़ होते हैं हमारी बॉडी में, उनमें से एक आईजीए है। आईजीए में क्या होता है कि वो हमारे आईजीए नाम की एंटीबॉडीज हमारे किडनी के अंदर डिपॉजिट होना शुरू हो जाती है, जिसकी वजह से किडनी में इन्फ्लामेशन शुरू हो जाती है। द नेक्स्ट इज, और अदर कॉज में हमारा आ जाता है इन्फेक्शन हो, कोई हेपेटाइटिस बी और सी हो या HIV हो। अब फिर हम पढ़ने जा रहे हैं रिस्क फैक्टर। हमने पढ़ा रिस्क फैक्टर के बारे में। रिस्क फैक्टर में हमारा होता है कि किन किन लोगों को ऐसा कारण है कि किन किन लोगों को हमारा ये प्रॉब्लम है ऑलरेडी और उनको ये बीमारी होने के जल्दी चांसेस हो सकते हैं। तो उसमें हमारा फर्स्ट है हिस्ट्री, फैमिली हिस्ट्री, हाइपरटेंशन, ओबेसिटी, हार्ट डिजीज़ या अबाउ द एज ऑफ 60, आई मीन ओल्ड एज पर्सन। फिर हमारे सिम्टम्स के बारे में हमने पढ़ा। सिम्टम्स में हमारा है कि अर्जेंटली नीड ऑफ यूरिनेशन फ्रीक्वेंटली, हमें लगेगा कि बस अभी हमें जाना है और जल्दी जल्दी। फिर हमारा आ जाता है क्लाउडी यूरिन, पेन इन पेल्विस, पेन एंड बर्निंग सेंसेशन होना जब हम यूरिन पास करते हैं। एब्डोमिनल में और किडनी में हमें पेन स्टार्ट हो जाना, जर्नली हमें ये पेन रहेगा। ब्लड और पस आना यूरिन के अंदर, एडीमा रहना, हाथ पैर में स्वेलिंग जिसको हम कह सकते हैं, फीवर, वोमिटिंग, ये हमारे आम सिम्टम है। फिर हमारा आ जाता है ट्रीटमेंट। ट्रीटमेंट मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ। मेंटेन इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस, मेंटेन इनटेक एंड आउटपुट चार्ट। हमें उसको रेस्ट्रिक्टेड डाइट देनी है जिसमें सॉल्ट, प्रोटीन एंड सॉल्ट रेस्ट्रिक्टेड डाइट देनी है। अवेयर करना है डेली एक्सरसाइज के लिए, डेली वेट हमें उसका करना है। हमें उसकी स्मोकिंग और अल्कोहल सेसेशन करना है। हमें उसको मॉनिटर वाइटल साइंस हमें उसके देखने हैं, डेली BP एंड TPR, टेम्परेचर, पल्स, रेस्पिरेशन। फिर हमारा आ जाता है कि अगर किडनी काम ठीक से नहीं कर रही है तो हम पेशेंट को डायलिसिस पे डाल देंगे। अगर फिर भी किडनी ने काम करना बंद कर दिया और या फुली डैमेज्ड ऑफ किडनी, वी कैन गो थ्रू द सर्जरी जिसमें हम किडनी ट्रांसप्लांट करेंगे। तो ये था मेरा एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन अबाउट द नेफ्राइटिस। थैंक यू सो मच।
दोस्तों हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब और लाइक करें।